वक्त कितना भी कमज़ोर हो, हमें टूटना नहीं है। लगातार हमें मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्य प्राप्त करने तक हमें डटे रहना है। कितनी भी नेगेटिव हमारे मन में आए, हमें अपने लक्ष्य से कभी हटना नहीं है। और लक्ष्य को प्राप्त करने का एक ही मात्र उपाय है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। हेलो दोस्तों, आज हम लोग मौर्योत्तर काल के विदेशी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। लगातार 4 विदेशी शक्तियां भारत पर आक्रमण करती हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। वो विदेशी शक्तियां 4 थी दोस्तों, हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। पूरा भारत 3 क्षेत्रों में, 3 वंशों में विभाजित हो जाता है। पहला थे विदेशी शक्तियां, और दूसरे थे मगध पर शासन कर रहे हुए शासक, और तीसरे थे दक्षिण भारत के शासक। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहले विदेशी शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। वो 4 विदेशी शक्तियां आप देख ले दोस्तों। हिंद यूनानी थे, हिंद यूनानी थे। दूसरा था दोस्तों शक, तीसरा दोस्तों पहलव, और चौथा कुषाण। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, 4 विदेशी शक्तियां भारत पर लगातार आक्रमण करती हैं। ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के बाद भारत पर आक्रमण की हैं। ये हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण थे। ठीक है दोस्तों, इनका शासन कहाँ कहाँ पर था, कौन कौन से शासक थे, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और इसके बारे में और भी जान लेते हैं दोस्तों। मगध पर शासन करने वाले एक भारत पर थे। मगध पर 2 शक्तियों ने शासन किया दोस्तों। शुंग वंश, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में डाला जा चुका है, और दूसरे थे दोस्तों कण वंश। तो ये मगध पर शासन करने वाले दोस्तों 2 शासक थे, 2 वंश थे, जिनमें शुंग वंश और कण वंश था। इसका वीडियो आपको डाला जा चुका है, आप उनको देखें और इन पर जानकारी आप प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में आप भी ध्यान दे दोस्तों। दक्कन क्षेत्र में शासन करने वाले दोस्तों सातवाहन थे। तो इनका भी इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा वीडियो दोस्तों ये विदेशी शासकों के बारे में है। आप क्रोनोलॉजी को जरूर याद रखें दोस्तों, कौन कौन सी शक्तियां किस किस स्थानों पर और कौन किसके बाद में शासन किया, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके लिए आप लोग समझ लें दोस्तों, शुरुआत के समय में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों 6ठी शताब्दी बीसी में। 6ठी शताब्दी बीसी में आप लोगों ने देखा दोस्तों कि बिंबिसार जब मगध पर शासन कर रहे थे दोस्तों, तो उस समय पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था, एकदम टूटा हुआ भारत था। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों तकरीबन 319 बीसी में, ठीक है दोस्तों, 319 बीसी में मौर्यों का शासन चालू होता है दोस्तों। मौर्य वंश का शासन चालू होता है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का शासन सम्राट पूरे भारत को, अखंड भारत में यूनाइट करने में इनका समय चला जाता है, और वो भारत पूरा एक हो जाता है। तो 245-46 तक इनका महत्वपूर्ण वंशों का, मौर्य वंश के वंशों का शासन रहा। उसके बाद भारत फिर पूरी तरह से 3 भागों में ये विभाजित हो गया। भारत में अलग अलग वंशों ने पूरे भारत के क्षेत्रों पर शासन करने लगे। तो आप देखेंगे उसके बाद भारत में देखेंगे दोस्तों 319 में तकरीबन मौर्य 319 एडी में, इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों, गुप्त वंश आता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। गुप्त वंश के बाद पूरा भारत फिर से एक बार एक होता है, उनके बारे में गुप्त वंश में पढ़ेंगे। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखें दोस्तों, इस पर लगातार आपको इतिहास समझने में बहुत आसान हो जाएगा। इतिहास चीज़ें अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ें आप क्रोनोलॉजी में समझेंगे दोस्तों, तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी कि 6ठी शताब्दी बीसी में बिंबिसार ने जो कहानी चालू की थी, भारत को एक करने की जो प्रक्रिया शुरू की थी,
विखंडित हुए भारत को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, मौर्य वंश में जाके पूरी तरह से वो पूरा भारत यूनाइट हो गया, एकीकरण हो गया। पूरा इतिहास है क्या दोस्तों? यही तो है कि पूरा इतिहास, एक बार कोई शासक आएंगे, कोई वंश आएगा जो पूरे भारत को अखंड भारत में बदल देगा, उसके बाद जब उसका पतन होगा तो पूरा भारत एक विखंडित भारत हो जाएगा। यही तो इतिहास है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप एक क्रोनोलॉजी को जरूर याद रखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये विदेशी शक्तियों के बारे में स्टेप बाय स्टेप चीजें आज जान लेते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण शासक और कुछ घटनाएं हैं जिन पर लगातार क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछे जाती हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आप ध्यान दें दोस्तों, इसको आप चाहे तो नोट कर ले, ये क्रोनोलॉजी आपको याद रहेगी तो आप इतिहास को समझने में, प्राचीन इतिहास समझने में आपको बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसको आप नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं विदेशी शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो हम मिटाते हैं इस वाले पोर्शन को। भारत में दोस्तों ये 4 विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया। इनका क्षेत्र अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इन लोगों का क्षेत्र तक्षशिला आप देखेंगे दोस्तों, तक्षशिला पाक से लेकर दोस्तों आने वाले शासकों ने मथुरा तक शासन किया है दोस्तों, मथुरा के क्षेत्र तक शासन किया है। कुछ शासकों का प्रभाव मगध तक पहुंच जाता है, लेकिन ये ध्यान रखें तक्षशिला पाक से इनकी ये लोग चालू करते हैं और मथुरा तक ये शासन करते हैं। तो अब हम लोग इनके कुछ महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। विदेशी शक्ति में दोस्तों एक पहले जो शासक थे इनका नाम था दोस्तों हिंद यवन। हिंद यवन शासकों का, हिंद यवन शासक दोस्तों ये मात्र ऐसे पहले शासक थे जो यूनान से आए थे। तो इनका क्षेत्र विस्तार ये यूनान से भारत में आए थे। यूनान के क्षेत्र से भारत पर इन्होंने शासन किया। इन्हें बैक्ट्रियाई ग्रीक भी कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, इन्हें बैक्ट्रियाई ग्रीक, ठीक है दोस्तों, इन्हें बैक्ट्रियाई ग्रीक भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें एक वंश शुरू होता है दोस्तों, ये जिसके वंश का नाम था डिमेट्रियस वंश। तो आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, एक वंश शुरू होता है इसमें डिमेट्रियस वंश, ये वंश शुरू होता है डिमेट्रियस वंश शासक दोस्तों। इसमें एक शासक होते हैं जिनका नाम था डिमेट्रियस। तो आप इस बात का ध्यान रखें, एक शासक होते हैं दोस्तों जिनका नाम था दोस्तों, पहले शासक जो होते हैं उनका नाम था डिमेट्रियस। इन्हीं के नाम पर इस वंश का शासन चालू हो जाता है, डिमेट्रियस वंश। इनका क्षेत्र, इनका जिस क्षेत्र में शासन कर रहे थे दोस्तों उसका नाम था साकल। साकल, ठीक है ना, साकल जिसे पाक का सियालकोट कहा जाता है, पाकिस्तान का क्षेत्र। इस बात का आप ध्यान रखें, देखो पाक का सियालकोट, सियालकोट था पाकिस्तान का। इनके बारे में केवल यही महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में आप ध्यान रखें। तकरीबन ये 250 के बीसी के बाद जो है ये शासन भारत में इनका शुरू हो जाता है। तो ये समय सीमा इनकी 250 बीसी रही। इसके बाद दूसरे इनके शासक हुए, इनमें बहुत महत्वपूर्ण एक दूसरे शासक हुए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। इन पे भी क्वेश्चन एक बनता है, जिनका नाम था दोस्तों मिनांडर। मिनांडर ये हिंद यूनानी शासक थे। इनके बारे में एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर क्वेश्चन तकरीब पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म में रहते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया था। तो ये बौद्ध धर्म को ये ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों, और इन्हीं के साथ में एक प्रश्नोत्तर की किताब है जिसका आप ध्यान देंगे दोस्तों, एक राजा मिलिंद इन्हें कहा जाता है, राजा मिलिंद भी कहा जाता है। इन पर एक बौद्ध विद्वान नागसेन का प्रश्न उत्तर करने की एक किताब है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बौद्ध विद्वान थे दोस्तों जिनका नाम था नागसेन।
नागसेन थे। नागसेन के साथ इन्होंने प्रश्न उत्तर किया था राजा मिलिंद, जिसे मिलिंद पन्हो कहा जाता है। एक बुक है दोस्तों, पन्हो कहा जाता है दोस्तों। यही मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में प्रश्न उत्तर की एक किताब है। इसे ही एक घटना है जिस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। राजा मिलिंद का प्रश्न भी इसे कहा जाता है। इसका अर्थ एक और है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें, राजा मिलिंद का प्रश्न। बस इसी बात का आप ध्यान रखें। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें थी जो लगातार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। आप ये ध्यान दें, पहले शासक डिमेट्रियस से, दूसरे शासक मिनेंडर थे। मिनेंडर के बारे में वही नागसेन और मिनेंडर के बीच में जो प्रश्न उत्तर हुआ था बौद्ध धर्म को लेकर, उसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग और भी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो ये थे हिंद यमन के शासक। इनके वंश के बाद एक नए वंशों का भारत पर शासन होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग इसके बाद जानेंगे। तो इसको आप नोट कर लें, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल एक क्वेश्चन यही है जो महत्वपूर्ण है, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे हम लोग एक नए वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग एक नए वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसमें एक नया वंश दोस्तों आता है जिसका नाम था यूक्रेटाइडीज वंश। इन्हीं के शासन वंश के बाद एक ये भी यूनानी थे जिनका नाम था यूक्रेटाइडीज वंश। ठीक है ना, यूक्रेटाइडीज वंश होता है दोस्तों। ये भी तक्षशिला पाकिस्तान में इनका क्षेत्र था दोस्तों। तक्षशिला पाक में इनका शासनकाल चालू होता है दोस्तों। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसी पर क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों, यहीं पर एक शासक एंटियाल कीट्स होते हैं जिनके बारे में आप जान लें। एंटियाल कीट्स होते हैं दोस्तों। इन्हीं के शासन में हेलियोडोरस, आप ध्यान दें, हेलियोडोरस मगध का यात्रा करते हैं दोस्तों। मगध की यात्रा हेलियोडोरस करते हैं। और उस समय मगध का शासक भागभद्र थे दोस्तों, शासक थे जो वहां पे शासन कर रहे थे। तो शुंग थे। इन्हीं के शासन काल में ये देवदूत बनकर आते हैं और मध्य प्रदेश के विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराते हैं। गरुड़ स्तंभ का एक निर्माण कराते हैं दोस्तों। यही गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का, एक बात ध्यान रखें, भागवत धर्म का, ठीक है, ये भागवत धर्म का एकमात्र ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रथम शासक ये साक्ष्य माना जाता है। तो इसी पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ जो बनवाए थे उसमें कौन से धर्म का उल्लेख किया गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, उसमें भागवत धर्म का उल्लेख किया गया है। इसी भागवत धर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हेलियोडोरस भागवत धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो यही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन पर बनता है। तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उनको आप याद रखें। आप बस इसी चीज को नोट कर लें। इसमें मध्य प्रदेश की विदिशा में यही एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें दोस्तों। तो आगे कुछ महत्वपूर्ण और शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, एक नए वंश के बारे में। इनके बाद एक नए वंश कौन सा था उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
अब ऐसे ध्यान से जब पढ़ेंगे दोस्तों तो इतिहास आपको याद रहेगी, घटनाएं आपको हमेशा याद रहेंगी। प्रमुख घटनाओं पर ही क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में कभी ना कभी उठा लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग अब मिटाते हैं। इसमें एक दूसरे वंश होते हैं दोस्तों, जिनका नाम था शक। ठीक है ना, शक, या इन्हें सीथियन भी कहा जाता है। सीथियन कहा जाता है। ये मध्य एशिया से थे। ये मध्य एशिया के शासक थे दोस्तों। भारत पर शासन करने के लिए ये आते हैं, इनका आक्रमण होता है। इनमें एक प्रमुख शासक हैं जिन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वो प्रमुख शासक थे दोस्तों, जिनका नाम था, आप ध्यान दें, रुद्रदामन। इन पर एक क्वेश्चन है, एक घटना है जिस पे पूछे जाते हैं। वैसे तो शासक इन सब वंशों में बहुत से शासक हुए, तकरीबन इन्होंने 500 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण घटना है, जो आपको याद रखनी चाहिए, जिस पर क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम आपको बता रहे हैं। तो ये रुद्रदामन थे। रुद्रदामन के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। इन पे एक घटना ये मिलती है, 130 से लेकर 152 एडी तक इन शासन रहा दोस्तों। अब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 150 एडी में इनका एक अभिलेख मिला हुआ है, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। एक अभिलेख मिला हुआ है जिसका नाम है दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आप ध्यान दें दोस्तों, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यही एकमात्र मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह लिखी है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी क्षेत्र पर, गिरनार के अभिलेख के क्षेत्र पर ही उन्होंने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उसी सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण कार्य रुद्रदामन ने कराया था। उसी पर क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो इसमें जो पूरा अभिलेख मिलता है, इसी पर लिखा गया है चंद्रगुप्त के सुदर्शन झील। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, इस बात का आप याद रख लें। सुदर्शन झील के बारे में इन्होंने निर्माण कराया था। और इस पर स्टेप बाय स्टेप कई वंशों ने इसके पुनर्निर्माण के कार्य को करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था, फिर उसके बाद अशोक ने इसका पुनर्निर्माण कराया, फिर उसके बाद और आप देखेंगे तो इसमें रुद्रदामन ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था। तो इसकी सुदर्शन झील के बारे में हम लोग आगे स्टेप बाय विस्तृत से जान लेंगे। बस आप याद ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य के इस पे निर्माण और रुद्रदामन के इसके पुनर्निर्माण के बारे में इसमें इसी अभिलेख में जानकारी मिलती है। एक महत्वपूर्ण घटना थी शकों के बारे में, जिस पर क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। काठियावाड़ गुजरात क्षेत्र में यह था दोस्तों। काठियावाड़ गुजरात क्षेत्र में ये था दोस्तों। आप इस बात का ध्यान रखें कि काठियावाड़ गुजरात क्षेत्र में गिरनार का प्रदेश है। गिरनार आप भूगोल में पढ़ रहे होंगे, गिर के शेर जिनको कहा जाता है, जहां पे गिर के जंगल हैं, वहीं पे गिर के प्रमुख शेरों के, उन्हीं के क्षेत्रों में ये पाया जाता है जूनागढ़ अभिलेख। इसको आप नोट कर लें दोस्तों, इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं। अब एक नए वंशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं दोस्तों, जिन पर क्वेश्चन पूछे गए। इनमें छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जिन पर लगातार क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें हैं जिन पर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको हम आपकी किताब से, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हैं, उन्हीं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इनको आप याद रख के चलें। तो आप इसको नोट कर लें, तो आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एक नए तीसरे वंश के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। चलो दोस्तों, मिटाते हैं इसको।
तीसरे वंशों का जो शासन हुआ दोस्तों वो थे पहलव। इसकी क्रोनोलॉजी आप याद रखें दोस्तों, कई बार क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं, उसको हम अभी बता देंगे। पहलव थे दोस्तों जिनको पार्थियाई भी कहा जाता है। ये भी मध्य एशिया के शासक ये भी थे, ठीक है ना। ये तक्षशिला के पेशावर क्षेत्र में इनकी राजधानी थी दोस्तों, पेशावर में इनकी राजधानी थी, ठीक है दोस्तों। तक्षशिला पेशावर में इनकी राजधानी थी। इनमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें भी बनता है, इनके एक सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं जिनका नाम था गोंडो फर्नीस, ठीक है ना दोस्तों। एक शासक हुए हैं जिनका नाम है, आप ध्यान रखें, जिनका नाम है दोस्तों गोंडो फर्नीस। यही एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए हैं। बाकी इनमें और भी शासक हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह मिलती है दोस्तों, इन्हीं के समय में सेंट थॉमस की भारत पर यात्रा होती है दोस्तों। यात्रा होती है, ये भारत पर होने वाले ईसाई मिशनरियों का प्रथम यात्रा थी दोस्तों। होने वाली ठीक है ना, ये ईसाई मिशनरियों का भारत पर होने वाली प्रथम यात्रा थी। तो ये थे दोस्तों विदेशी शक्तियां जिनके बारे में हम लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कर लें, यही पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके बारे में हम लोग इन विदेशी शक्तियों के बारे में देख लिए दोस्तों। इनमें कुछ शासक प्रमुख थे, शक्तिशाली थे, जिनके नाम आपको पता चल गए, और ये कौन से क्षेत्र में ये शासन कर रहे थे उनके बारे में आपको ये जानकारी मिल गई। तो ये थे दोस्तों। अब आप इस बात का, इस क्रोनोलॉजी को जरूर याद रखें दोस्तों। पहले क्या थे कि पहला शासक थे हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, और तीसरे चौथे जो थे दोस्तों कुषाण। तो इसके बाद हम लोग कुषाण को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कुषाण का इतिहास बहुत विस्तृत रहा है दोस्तों, उन पर हर क्षेत्र के इतिहास के हर क्षेत्रों की जानकारी उसमें मिलती है। तो उसके बारे में हम लोग कुषाण को अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे 3 विदेशी शक्तियों के बारे में हम लोग ने पढ़ा दोस्तों, हिंद यूनानी, शक और पहलव, जिन पर महत्वपूर्ण कौन से शासक थे, जिन पे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, जिन पे क्वेश्चन कौन थे, लगातार पूछे जाते हैं। तो उनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आपको यहाँ पे दोस्तों याद करने का भी मौका मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, और क्रोनोलॉजी अगर आप याद रखेंगे तो वो चीजें हमेशा आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। तो ये थी विदेशी शक्तियां दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बड़ी उम्मीद रहती है आपसे। यही हमारा जो है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, और आपके लिए हम नई वीडियो खोजकर नए क्वेश्चन लेके आते हैं, और एक क्रमबद्ध आपको इतिहास पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको ये चीजें हमेशा याद रहें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं एक नए विदेशी शक्ति कुषाण को लेकर, जिनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्तों।